हाय, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पिछला लेक्चर आप देख के आए होंगे। तभी लेक्चर ये जो कंटिन्यू रख के ही मजा आता है पढ़ने में और तभी आपके ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। तो आज हम नया टॉपिक बच्चे शुरू करने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। कौन सा बच्चे? मोशन अंडर ग्रेविटी। अब चलो ये तो ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना इसका मतलब क्या है। देखो, सीधा सीधा आपको मतलब बताता हूं, फिर बाद में पढ़ेंगे। अभी तक आप मोशन ये पढ़ रहे थे, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे थे ना। ये कार है, ये ऐसे ए एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो कितनी वेलोसिटी गेन, तो फिर आप क्या लगा रहे थे, वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे थे ना वो सारी बातें। पहले मोशन ऐसे हो रही थी, अब मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि कोई बॉल है, आप उसको गिरा देंगे। ये बॉल है, आप इसको नीचे गिरा देंगे और ये ए इज इक्वल टू जी इस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट करके। अब ये कैसी मोशन हो रही है, इस तरीके से। पहले मोशन कैसी हो रही थी, ऐसे हॉरिजॉन्टल, अब हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बेसिकली ये कुल मिला के ये पढ़ने वाले हैं। अब आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आपने कांस्टेंट कर दी, तो अब यहां भी हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोटे मोटे तौर पे ये अभी टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ये यहां कुछ भी एक्सेलरेशन हो सकता था, यहां एक्सेलरेशन तुम्हारा यही रहेगा। और क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि अच्छा आसानी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हाँ करने के तरीके, इसमें बड़ी अच्छी चीजें हम सीखेंगे। सवाल इतना बड़ा हो रहा होगा लेकिन उसको छोटा भी बनाया जा सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से सोच के। तो मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, चैप्टर कह रहा हूं सॉरी, टॉपिक में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अब मैं शुरू करता हूं। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। अब नाम से क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, ठीक है, फ्रॉम अ स्मॉल हाइट। क्या पढ़ेंगे हम, स्मॉल हाइट से, ठीक है। स्मॉल हाइट मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि कुछ ये वाली। पेन थोड़ा सा शायद ये खत्म हो गया है, दूसरे वाले लेते हैं। मतलब ये कोई बॉडी है, ये h हाइट से ऊपर से आपने डाली, ठीक है, छोड़ दी, इसकी मोशन पढ़ रहे हैं हम, इसके बारे में जानना है। तो लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि h शुड बी वेरी वेरी लेस देन r। r क्या है यहां पे, रेडियस ऑफ अर्थ। क्या है जी, रेडियस ऑफ अर्थ। अब सर ये समझ नहीं आ रहा, ये वाली कंडीशन क्यों लिख दी आपने। देखो, कुछ अगले वाले चैप्टरों की बात है, ग्रेविटेशन वाले की, पर हम थोड़ा सा डिस्कशन तो करना पड़ेगा समझाने के लिए। अब ये नीचे है, अब ग्रेविटी की वजह से यहां ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज इसका मास m है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। सो F इज इक्वल टू एम ए, वो तो आप 9th क्लास से पढ़ के आए हो। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, लेकिन इस पे जो लगने वाला फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये कट गया, यानी कि ए विल बी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। आर यहाँ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आर यहाँ क्या है जी, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ बच्चे। अब अब हम लोगों ने क्या किया, इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल है, हाइट पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे, ठीक है। अब मैं इस अगर एच वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देता हूं, अप्रोक्सीमेशन कर लेता हूं जब मैं, या आप आगे जाके समझोगे जब उस चैप्टर में बात करेंगे तो ये आ जाएगा, ये निकल के आएगा।
और इसकी वैल्यू जो आएगी निकल के वो आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस ऑफ अर्थ। जब आप ये वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ये कांस्टेंट निकल के। ठीक है, आप खुद एक बात सोचो, जब आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, तो आप कितना फेंक सकते हो? 40 मीटर, 50 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100, 120, 130, 140। आप मुझे एक बात बताओ, 6400 किलोमीटर होती है रेडियस ऑफ अर्थ। आप जो एच हाइट की बात कर रहे हो वो आप चलो 200 मीटर तक की बात कर लोगे, 300 मीटर तक की बात कर लोगे, तो क्या ये वाली हाइट इसके कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम है, नेग्लिजिबल ही है। तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए नेग्लेक्ट करने के बाद जब हम इसकी वैल्यू यहां रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9.8। इसी को बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई बॉल ऊपर से या कोई भी बॉडी फॉल कर रही है नीचे की तरफ तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? 9.8। और ये फिक्स है। ये क्या आ गया? देखो ये फिक्स आ गया ना। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मास ऑफ अर्थ, आर रेडियस। क्या ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिख रहा होगा। किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? इस फॉर्मूले की। इसमें कहीं भी आपको मास का, ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिख रहा होगा। इस वाले ये कहीं नहीं है, कट गया है ये। तो ये जो एम था ये देखो यहां पे कट गया है ये। तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम यहां एक पॉइंट और ऐड करते हैं जो कि कई बार स्टेटमेंट आ जाता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी, ये क्या नहीं करता बच्चे? इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। आप चाहे कोई 5 किलो की बॉल ले लो, 10 किलो की बॉल ले लो, 15 किलो की बॉल ले लो, कुछ भी लो, किसी भी वेट की ले लो, मास की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज क्या? एक्सेलेरेशन ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। भाई जब मास पे उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा बॉडी पे, तो कोई किसी भी शेप की हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? चलो जी सर, इतनी बात समझ में आ गई, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो सारी बात का जो मैंने अब तक आपको समझाई है उसका सम करते हैं। सम क्या करते हैं हम, जो यहां पढ़ने वाले हैं अब उसके बारे में सीधा बात करते हैं कि सर सम अप कर दो। आपने जो जो बातें बताई आपने कहा, तो मैंने जो मैं बात बता रहा हूं आपको, हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे कि किसी हाइट से बॉल को नीचे छोड़ दिया, या सिंपल ऐसे बात करते हैं बॉडी की जो मोशन है ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? जी। इसको क्या लिखा गया? जी। जो ये आया ना तुम्हारा निकल के, ए इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर स्क्वायर 9.8। ठीक है, तो इसको आपने क्या नाम दे दिया? जी। ऐसे नोटेशन दे दिया इसको। ठीक है, और ये हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। भाई सीधी सी बात है, फोर्स टुवर्ड्स ग्रेविटी लगेगा ना, तो हमेशा कहां लगेगा? डाउनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप किसी बॉल को ऊपर फेंको, ऊपर से छोड़ो, या किसी बॉल को किसी एंगल पे फेंको, वो आगे प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें जो होंगी ये स्मॉल हाइट्स के बारे में होंगी। ठीक है, और यहां पे जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? कि यहां पे हम हाइट का फैक्टर, क्योंकि हाइट पे, क्योंकि जी की वैल्यू असल में क्या होता है इन रियलिटी? जी चेंजेस विद हाइट। जैसे आप अर्थ से ऊपर की तरफ चलते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इन रियलिटी, ठीक है, जी की वैल्यू, तो आप फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं कर सकते। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगती है? जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां तो कांस्टेंट ही नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने जो एच वाला फैक्टर था, हमें पता है कि हम कितनी हाइट की बात करेंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर।
ठीक है, तो हम उस हाइट के फैक्टर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और हमने क्या मान लिया कि एक्सेलरेशन क्या है, ये वाला फैक्टर है बस। तो 9 पॉइंट है। तो हम अब सम अप करके क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने ये जो जी है, जी की वैल्यू यहां कांस्टेंट है, कोई भी बॉडी फॉल करेगी, कोई भी आप फेंक रहे हो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो कितना होगा, 9.8। ठीक है, तो वो एक्सेलरेशन हमेशा एक्ट करेगा उस बॉडी के ऊपर। ठीक है, मतलब बॉडी का एक्ट करने का क्या मतलब है कि बॉडी हमेशा, बॉडी के ऊपर जब भी आप फेंक रहे हो या ऊपर से नीचे उसको छोड़ रहे हो तो हमेशा ग्रेविटी तो एक्ट करेगी ना, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन है। दूसरी चीज, दूसरी सबसे बड़ी बात समअप कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये होगी कि भैया एच को क्या करना है आपने, ये कंडीशन एच शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर ई, ऐसा लिख लेते हैं। दूसरी चीज, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको बच्चे क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है आपने। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस अगर होता है तो वो सबसे बाद में हम वो सेक्शन पढ़ेंगे। अभी के लिए हमने दो चीजें करी, एच इज वेरी वेरी लेस देन, कोई पूछे कि भाई ये क्यों, तो ये इसलिए क्योंकि ये कंडीशन लगने से जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के मैं आराम से इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, वो सारी बातें मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये होता है तुम्हारा, ये हम पढ़ना है हमें। तो ये सारा किसके अंदर पढ़ना है हमने, सेक्शन ये मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि अर्थ के फील्ड के अंदर, अर्थ के फील्ड के अंदर किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो हमें पढ़ना है, किसके लिए, फॉर स्मॉल हाइट्स, छोटी हाइट्स। ठीक है ना, तो उसकी हमने ये फिजिक्स बनाई है। अब जी हम पहला केस लेते हैं बच्चे, पहला केस, पहला केस। अब हम यहां से शुरू करते हैं, तो सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप करके अलग अलग सेक्शन में हम चीजें बनाएंगे, उसी पे सवाल आते हैं, देखना फिर आप। जैसे पहला सेक्शन हो गया, इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। हमने कौन सा सेक्शन लिया कि अगर कोई बॉडी है उसको आप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दो, तो उसकी सिनेरियो और उसकी सिचुएशंस हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा। मैं आपको कुछ कुछ बातें समझाता हूं, आराम से सुनना, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है भाई, आराम से सुनो। ये जो लेक्चर हैं ये ऐसे जबरदस्ती लेक्चर नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि मैं ऐसे फोर्सफुली लेक्चर बना रहा हूं। ये लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई बच्चा जिसको धीरे से समझ में आता है वो आराम से एक एक बात सुने कि पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मोशन अंडर ग्रेविटी में दो कंडीशन थी, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, हमने क्या किया, एच शुड बी वेरी वेरी लेस देन आर ई, जो हमने कंडीशन ये पढ़ी थी, मैं आपको बता दूं, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, एच वेरी वेरी लेस देन आर ई, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम इसको बोलते हैं, जी की वैल्यू चेंज होती है जब आप ऊपर चलते हो और अर्थ के नीचे चल जाते हो तो भी चेंज होती है। ये हम ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि मुझे क्या पढ़ना है, कि मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ऊपर से छोड़ रहा हूं, तो वहां एक्सेलरेशन हमेशा उस बॉडी का क्या होगा, जी होगा, विच विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आ जाते हैं, मैंने एक बॉडी है वो प्रोजेक्ट कर दी वर्टिकली अपवर्ड, तो ये बॉडी है, ठीक है, एम मास की, एम मास की बॉडी ले लो, ये मैंने ऊपर फेंकी विद वेलोसिटी यू, तो ये क्या होगा बच्चे, ये ऊपर जाएगी। आप खुद सोचो, आपने एक बॉल ऊपर फेंक दी तो बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रुकेगी बॉल, यहाँ रुक गई बॉल, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी जीरो। अब ऊपर से फिर वो नीचे गिरना शुरू होगी, तो उस मोशन को मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे अलग अलग बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बना लू, यहां से वापस गिरना शुरू हुई और ऐसे आई, यहाँ के उसने हिट किया, ठीक है, ये वापस से, तो इस जर्नी को मैंने ब्रेक कर लिया, u इज इक्वल टू जीरो, और ये यहाँ वापस आके v वेलोसिटी से इसने आके हिट कर दिया। ऐसी तो है ना, बॉल आपने ऊपर फेंकी, ऊपर गई, रुकी, रुकने के बाद नीचे आई, समझ रहे हैं आप। तो यानी कि मैं इसके पाथ को बनाने के लिए कुछ ऐसे बना देता हूँ, चलो ऐसे,
कि बॉल ऐसे गई और नीचे आई, तो ऐसे नहीं जा रही है बॉल, बॉल असल में ऐसे जाएगी और नीचे आएगी, लेकिन वो बस मैंने शो कर दिया ऐसे। ठीक है, अब मैंने इस वाली जर्नी को, ये ऊपर जाने वाली जर्नी को यहां दिखा दिया, नीचे आने वाली जर्नी को यहां दिखा दिया, ये वाली ऐसे जर्नी दिखा दी और ये ऊपर वाले जर्नी है। समझ रहे हैं आप? इसको बोला गया, इसको मैं बोल देता हूं असेंडिंग मोशन या अपवर्ड जर्नी, और ये वाली होगी तुम्हारी डिसेंडिंग मोशन। यानी कि डाउनवर्ड जर्नी। ठीक है, अब मैं पहले इस जर्नी को हम थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर एक्ट होगा? इधर की तरफ, चाहे बॉडी कहीं भी हो भाई, उसकी तो फिक्स है ना डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तभी तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू नहीं बदल रही भाई, वो तो सेम है पूरी जर्नी में, यहां से यहां तक जी यही है, यहां से यहां तक बात करो जी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली जो जर्नी है असेंडिंग वाली, यहां इस पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। भाई यू से फेंका यहां जाके रुकेगा? कोई भी बॉडी है जब आप उससे नीचे से फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके रुकती है नहीं रुकती है? रुकती है, तो कैसी स्पीड डाउन हो रही है। जब वो ऐसे आ रहा है, जब वो ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, अब देखो, अब ये u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा तो इस जर्नी में क्या होगी? स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सीधी सी बात है, स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? स्पीड इंक्रीज होगी। यहां स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहां स्पीड क्या हो रही है तुम्हारी? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है ये बात तुम्हें? अब मजेदार बात क्या है, ये ग्राउंड है तुम्हारा, मजेदार बात क्या है, अगर आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो नीचे वाली को आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर आपने ऊपर वाली को नेगेटिव ले लिया तो नीचे वाली को क्या लेना पड़ेगा आपको? पॉजिटिव। ठीक है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है, ये किस बात पर निर्भर करेगा? मैटर ऑफ चॉइस, मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इसमें ये भी कई बार स्टेटमेंट आ जाता है कि जी मोशन अंडर ग्रेविटी में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। भाई ये मैटर ऑफ चॉइस है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, वो तो मेरे ऊपर मानने वाली, अगर मैंने ये चूज किया सिस्टम, या मैं ये मान सकता हूं, दोनों में से मेरा दिल है, मैं ऊपर को पॉजिटिव मान लू नीचे को नेगेटिव मान लू। अगर मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना तो ये वाली, अगर मैं इस मोशन की बात करूं तो यू पॉजिटिव होगा, जी नेगेटिव होगा जब मैं पुट करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन में। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप याद करो तो विद साइन रखना पड़ता है भाई। समझ रहे हैं आप? वो सारी की सारी वेक्टर इक्वेशन है, उसमें साइन इंपॉर्टेंट है रखना, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? दूसरी बात, अगर आप ध्यान से, अगर आप ध्यान से सेकंड स्टेटमेंट जो यहां से आता है, अगर आप ध्यान से एक बात देखें मेरी और एक बात सोचें तो आपको मजा आएगा। यहां थोड़ा अलग से बना लेता हूं, ऐसे बना लेते हैं अपने, इसको दूसरे पेन से बना लेते हैं। अगर मैंने किसी बॉल को मैं यहां से फेंकूं, ठीक है, कोई भी बॉडी है, बॉल है, कुछ भी है, उसको ऐसे फेंका तो वो यहां जाएगी, यहां जाके मान लो रुक गई, यू से फेंका, v इज इक्वल टू 0। इतनी हाइट जाने के बाद h हाइट ऊपर गई वो, और वो रुक गई। रुकने के बाद अब वो वापस गिरना शुरू होगी, तो वापस गिरना तो मैं यहां से बना देता हूं, वापस ऐसे गिरेगी, यहाँ के हिट करेगी कुछ v वेलोसिटी से, मुझे नहीं पता अभी v से हिट करेगी क्या कर रही है, मैं अभी छोटी छोटी बातें करने लग रहा हूं, फिर धीरे धीरे इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूं बस वो समझो। क्या इस मोमेंट पे जब वो यहां है, जब उसकी वेलोसिटी 0 है, ये दो बॉल ऐसे मत समझना कि दो बॉल, ये एक ही बॉल है। जैसे ये मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो यहां रुकेगी, रुकने के बाद नीचे गिरेगी, देखो ऐसे, समझ रहे हो आप? ये ऐसे फेंका, दिख रहा है ना आप? ऐसे फेंका, ऐसे ऊपर आई, फिर नीचे गिरी। तो क्या जब ये ऐसे मैंने फेंका, आप अपने एक बॉल ले लो, उसको पेन को कैप को ऐसे फेंक के देख लो आप, ऐसे, तो ऊपर गई, ऊपर जाके रुकी, तो उस मोमेंट की बात कर रहा हूं, ये रुकने वाली। तो ये मैंने अलग अलग जर्नी दिखा दी है, सेम ही चीज है, बस मैंने अलग अलग करके ब्रेक डाउन कर दिया ऐसे ऐसे करके। तो आप मुझे ये बताओ, इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे
ये जो मोमेंट है, क्या बॉडी रेस्ट में है? क्या बॉडी रेस्ट में है? आप कहेंगे हाँ है। क्या मैं आपसे कहूं क्या इस मूवमेंट पे ये बॉडी एक्सेलरेटेड है? क्या इसके पास एक्सेलरेशन है? नॉन जीरो एक्सेलरेशन है क्या? सॉरी, एक्सेलरेटेड बोल रहा हूं। क्या इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन जीरो हो गया या एक्सेलरेशन है अभी? आप कहेंगे नहीं, एक्सेलरेशन तो हमेशा लगता रहेगा भाई। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमेशा, अगर मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है तो अभी भी एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या होगा? माइनस जी। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो जी। तो क्या मैं यहां से एक स्टेटमेंट कह सकता हूं आपसे? आप मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूं कैन ए बॉडी हैव zero velocity and non-zero एक्सेलेशन, तो ये स्टेटमेंट होगा सही। एग्जाम्पल आपके सामने है। इस मूवमेंट पे ये बॉडी मोमेंटरली एट रेस्ट पे। एनसीईआरटी इस बात को ऐसे कह देती है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट है कि ए बॉडी कैन बी एट मोमेंटरली रेस्ट विद नॉन जीरो एक्सेलेशन। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना, आप लिख लो चाहे। ए बॉडी कैन बी एट momentarily rest with नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो बॉडी है उसकी स्पीड जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ए बॉडी, अगर मैं आपसे स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिख दूं, ए बॉडी हैज जीरो स्पीड, ठीक है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। इट मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। अगर ऐसे लिख दिया जाए इसके पास जीरो एक्सेलरेशन होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? ये आपका एग्जाम्पल है। यहां बॉडी के पास क्या है? जीरो स्पीड है भाई। वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। स्पीड जीरो है इस मूवमेंट पे, और एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो। तो ये तो गलत बात होगी ना। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये दो स्टेटमेंट, यहां से पहली बात तो स्टेटमेंट वाला पोर्शन था पूरा, वो अपन ने खत्म किया। अब बात आ जाते हैं कि जब कोई बॉडी आपने ऊपर फेंकी, जब कोई बॉडी आपने ऊपर फेंकी विद वेलोसिटी, और मुझे तो सवाल भी तो सॉल्व करने हैं ना, स्टेटमेंट तो हो गया। और स्टेटमेंट में आपको देखो एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी बताऊं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी ही खोल के दिखाता हूं। अपन एग्जैक्ट स्टेटमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको वो, जैसे देखो ये देखो, आपको दिख रहा है 3.11, 3.11 में ए पढ़ो आप। ए पार्टिकल, ये आपको बताना है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन with zero speed at an instant may have non-zero acceleration at that instant। बिल्कुल सही बात है। समझ रहे हैं आप? अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उस इंस्टेंट पे जब जीरो स्पीड है तो क्या नॉन जीरो एक्सेलरेशन संभव है? बिल्कुल संभव है। अभी ये मोशन अंडर ग्रेविटी की हम वही तो बात कर रहे थे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चलो, एनसीईआरटी में भी हमने स्टेटमेंट के बारे में बात करी। अब हम मेन वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वापस जब हम आते हैं तो मैंने ये बॉडी फेंकी यू स्पीड से, और ये कितनी हाइट पहुंची? मैंने मान लिया कि ये एच हाइट रीच करी, और ये यहां जाकर रुकेगी। रुकने के बाद ये वापस गिरना शुरू होगी, और वापस ये कुछ वी वेलोसिटी से ऐसे हिट करेगी। ठीक है, तो ये मैंने असेंडिंग और ये डिसेंडिंग, ये मैंने असेंडिंग मोशन और ये डिसेंडिंग मोशन अलग अलग स्प्लिट करके बना लिया। ठीक है, तो मैंने ये माना कि ये असेंडिंग यानी कि यू से फेंका, जीरो पे रुकेगी, जाके ऊपर से फिर जीरो से नीचे गिरना शुरू करेगी, तो ये जीरो से गिरना शुरू कर रही है। तो इसके लिए मैंने u इज इक्वल टू जीरो मान लिया। ये अलग जर्नी मान ली, ये अलग मोशन बनानी मैंने, ये अलग, ताकि सॉल्व करना आसान पड़े। अब आप ध्यान से देखो, ये मेरा रेफरेंस है। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा,
यहीं पे आप वो चीजें सीखना, एटलीस्ट साइन कन्वेंशन तो यहीं सीखना आप। एक्सेलेरेशन हमेशा जी नीचे की तरफ, ठीक है, और मैंने मान लिया इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस वाली को नेगेटिव, ये मैंने चूज कर लिया। और मैं सबसे पहली चीज जो निकालना चाहता हूं कि ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट वो जाएगा, मैं ये निकालना चाहता हूं, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूं, यू स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यू स्क्वायर प्लस 2as। आप मुझे बताओ v कितना है फाइनली, इस जर्नी की बात करूं, ये असेंडिंग मोशन की, फाइनली रेस्ट में चला गया तो 0, u से आपने फेंका था यू स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कहां है, एक्सेलरेशन तो पूरी जर्नी में हमेशा नीचे है g, और g क्या है, नीचे वाली डायरेक्शन को आपने नेगेटिव विद साइन पुट करना है, तो माइनस g इंटू s क्या है h, तो यानी कि h आया तुम्हारा यू स्क्वायर बाई 2g। या आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला, ये भी सही बात है, 2gh, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, h ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी सोच लो, अभी आपको समझ आएगा मैं ऐसे भी क्यों बोल रहा हूं। पर वो कितनी हाइट जाएगा, h विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इतना समझ में आ रहा है। दूसरी बात, दूसरी बात, कई बातें हैं यहाँ, फिर बाद में हम कनेक्ट करेंगे सारी डॉट्स को। दूसरा है टाइम कितना लगा इसको यहां से यहां तक जाने में, टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, इसको यहां जाने में कितना टाइम लगा। अब अगर आप पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी क्या हो गया 0, u प्लस एक्सेलेरेशन माइनस जी इंटू टी, यानी कि t विल बी इक्वल टू यू बाई जी। एक तो ये आ गया। अगर आपको u स्पीड गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी, किसी बॉल को आपने इतनी वेलोसिटी से फेंका 40 मीटर पर सेकंड, तो सीधा g से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। लेकिन लेट सपोज आपको हाइट गिवन हो, तो उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला होना चाहिए, तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूला बनाएंगे। पहला फॉर्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही चल रहे हैं भैया, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। सॉल्व मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले ही बताता हूं, रटने में और सीखने में फर्क है, रटने में और सीखने में फर्क है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, आपने एक इक्वेशन आपको याद होगी, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह वी, क्योंकि अब मैं यहां वो वाली अप्लाई करूंगा, तो v कितना है 0, ये रेफरेंस है। अब देखो आप, ये रेफरेंस मानना बहुत जरूरी है, रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे नेगेटिव, क्योंकि h का भी तो आपको ध्यान रखना है ना। तो h क्या है, प्लस h, क्योंकि आप रेफरेंस के ऊपर जा रहे हो, समझ रहे हैं आप, रेफरेंस के ऊपर जब आप चलोगे तो पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे तो नेगेटिव, हमेशा याद करना है, याद रख लो, ठीक है ना, ब्लड के अंदर ये साइन कन्वेंशन उतार लो। विल बी इक्वल्स टू 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर, तो ये h क्या हो गया, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, यानी कि t कितना हो गया 2h बाई जी का रूट। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, कई बच्चे इस चीज में, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं, कई बच्चे क्या कहते हैं, सर अगर साइन कन्वेंशन उल्टी कर दें तो मेरा आंसर साइन में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, मैं रेड पेन से ऊपर को नेगेटिव ले लेता हूं, नीचे को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, यानी कि नेगेटिव रेफरेंस के ऊपर अब मैंने नेगेटिव ले लिया, रेफरेंस के नीचे पॉजिटिव, तो ये उसी हिसाब से चलेगा। अब यहां रखो आप, एस की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर चल रहे हो और ऊपर तो नेगेटिव मान लिया आपने, तो माइनस एच विल बी इक्वल्स टू, वी तो 0 हो गया, 0 इंटू टी माइनस हाफ, एक्सेलेरेशन क्या है, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, अब तो जी नीचे है ना, और नीचे को आपने पॉजिटिव ले रखा है, तो प्लस जी इंटू टी स्क्वायर, सो माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, टी कितना आया रूट 2h बाई जी। तो कंफ्यूज आपको किसी भी चीज में नहीं होना है, समझ रहे हैं आप, साइन कन्वेंशन में तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो फिर ना तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है, ना आपके पढ़ने का कोई फायदा है। तो आप यहां से एक बात समझें कि अगर मेरे को वेलोसिटी गिवन हो, सॉरी स्पीड गिवन हो या वेलोसिटी गिवन हो इनिशियल, तो कितने ऊपर जाएगा, कितने टाइम लेगा, वो मैं निकाल सकता हूं। अगर मेरे को ये हाइट गिवन हो, कितने टाइम में यहां पहुंचेगा, हाइट गिवन है, तो भी रूट 2h बाई जी में इजिली निकाल सकता हूं। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैंने इस वाली जर्नी के बारे में भी सारी बातें करी हैं।
कौन सी वाली के बारे में? असेंडिंग वाली के बारे में। अब मैं थोड़ा डिसेंडिंग वाली के बारे में भी बात करता हूं, फिर इस पेज को वापस लेके आएंगे। थोड़ा मैं डिसेंडिंग वाली के बारे में बात कर लेता हूँ। डिसेंडिंग मतलब यहां से वो अब वापस गिरना शुरू होगा, यानी कि इस जर्नी को ही मैं अलग बना लेता हूं ऐसे। तो मैं कुछ कुछ बातें आपसे वी वेलोसिटी से आके हिट करता है। और ये कितनी हाइट इसको गिरना है बच्चे? एच हाइट गिरना है। तो ये ऊपर से गिरा, तो जब ये गिरेगा यहाँ तो इसकी स्पीड क्या होगी? अगर मैं वो निकालूं तो आप ध्यान से देखो। अगर मैं वो निकालूं तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो मैं क्या मान लो, कुछ भी मान लो आप, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा रहता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले आप समझो, ये साइन कन्वेंशन तो ठीक है। अब आप मोशन यहां से शुरू कर रहे हैं तो आपका रेफरेंस ये है। आपका रेफरेंस क्या है? ये है। डन है। अगर आपका रेफरेंस ये है, जहां से मोशन आप शुरू कर रहे हो, टी इज इक्वल टू जीरो, जहां से आप वहीं रेफरेंस मानो। हमेशा याद रखो मेरी ये बात, आप यहां रेफरेंस मानो। ठीक है, मान आप कहीं भी सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यही होता है कि यहां मान लो रेफरेंस, जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है। अगर ये रेफरेंस है तुम्हारा, ये तुम्हारा रेफरेंस है, तो रेफरेंस के नीचे चल रहे हो तो ये नेगेटिव। डन है। तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां से आपको साइन में, जो मैं आपको एक एक बात करके दिखा रहा हूं ना, सवाल फिर आराम से बन जाएंगे। आपको बस वो साइन कन्वेंशन आना चाहिए। आप बताओ मुझे, वी तो निकालना ही है, वी तो निकालना ही है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्या है बच्चे? 0 प्लस 2। ये ए और एस दोनों, एस तो डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है? वेक्टर। दोनों वेक्टर है नहीं है, तो दोनों विद साइन रखने पड़ेंगे। एक्सेलेरेशन क्या है? नीचे क्या है? माइनस जी। एच भी क्या है? यहां से यहां तक कितना है? एच चल रहे हो, लेकिन माइनस, क्योंकि रेफरेंस के नीचे आप ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे काउंट कर रहे हो, नीचे की तरफ चलना पड़ रहा है ना काउंट करने के लिए, तो नीचे वाली डायरेक्शन तो नेगेटिव है, तो माइनस एच। तो वी स्क्वायर क्या हो गया? 2gh, यानी कि वी क्या हो गया? √2gh। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप एक कॉमन बात नोटिस कर रहे हैं? इधर आ जाओ। u कितना है? अगर ये h हाइट जाता है तो √2gh। चलो, जब ये ऊपर से नीचे आता है, v कितना है? √2gh। तो आपको नहीं लगता है u के बराबर है? क्योंकि u की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? √2gh। अरे आई थी नहीं आई थी? अरे हाँ या ना भाई? ये थी नहीं थी? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था, ये उतनी से ही आके हिट करेगा? क्या ये उतनी से ही आके हिट करेगा? अभी इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी एक नॉर्मल सी मैं एक चर्चा कर रहा हूं कि मैंने अगर ये u से ऊपर फेंका, तो जब ये हिट करेगा ना आके, तो ये सेम स्पीड से आके हिट करेगा। किससे आके हिट करेगा? सेम स्पीड से। वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी क्यों नहीं? क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहां जब हिट कर रहा है तो डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी सेम नहीं है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सेम स्पीड से, जितनी स्पीड से आपने फेंका था उतनी स्पीड से आके हिट करेगा। ये मैंने यहां बात प्रूव कर दी, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है। क्लियर है? दूसरी बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से कुछ कुछ चीजें बिल्ड करने लग रहा हूं मैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि यहां से फेंका है, यहां से वापस अपनी जर्नी पूरी करने तक का टाइम। आ जाओ जी। आपने कोई बॉल है, यू से फेंकी, बॉल गई, वापस आके हिट करी, ऐसे मैंने बना लिया। ये वही है आना जाना, लेकिन इसको मैं ऐसे शो कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितनी हाइट गया? हमने माना था कि ये एच हाइट गया। चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एस इज इक्वल टू, अगर मैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करूं, कोई दिक्कत है? अगर मैंने यहां से फेंका और मैं यहां तक की जर्नी के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकता हूं। तो जब वो यहां से, ये रेफरेंस है मेरा, इनिशियल यहां से आके यहीं गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। सेम ही आ गया। यू तो यू ही है, ये वाला मैंने पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव, तो प्लस यू, टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? इधर क्या ले जाओ, मतलब रूट निकाल लो,
तो रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, u माइनस हाफ जी टी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो दो रूट आए, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2u/g। तो बिल्कुल एकदम सही इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो एट t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, दो रूट आने का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था और t इज इक्वल टू 2u/g पे बॉडी यहाँ पहुंच गई। ये इन दोनों रूट का मतलब भी समझ में आना चाहिए, जो मैथ्स है मैथ्स भी समझ में आना चाहिए। t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये दो रूट आने का क्या मतलब है। जब मोशन स्टार्ट हुई t इज इक्वल टू 0 पे तो तुम्हारी बॉडी यहाँ थी, t इज इक्वल टू 2u/g पे बॉडी कहाँ है, यहाँ, इतने से आके हिट कर दिया। अब ये मुझे पता है v इज इक्वल टू u के बराबर है, सेम स्पीड से हिट करेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन जो मजेदार यहां से आई, मैं वापस पिछला पेज पे जाता हूं, ये असेंडिंग मोशन का टाइम है। अगर आप देख रहे हो t इज इक्वल टू u/g, यहां देखो टोटल टाइम कितना है 2u/g, इसका मतलब यहां जाने में कितना टाइम लगा u/g और यहां गिरने में कितना टाइम लगा u/g। तो क्या मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, एक बात कह सकता हूं क्या, कि टाइम ऑफ, फिर से बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे और ये गिर रहा है, ये तुम्हारी असेंडिंग मोशन am लिख रहा हूं, ये तुम्हारी डिसेंडिंग मोशन dm लिख रहा हूं इसको। क्या यहां टाइम जो लगा u/g, तो क्या यहां भी कितना लग रहा है u/g, यानी कि आने और जाने का टाइम क्या है, सेम। आने और जाने का टाइम क्या है, सेम। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। आने और जाने का टाइम क्या है, सेम। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो मोटी मोटी अभी कुछ कुछ बातें मैं अगर समअप करूं सारी बात, तो समअप करने के बाद मुझे बातों का अंदाजा हुआ कि जब मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं, ठीक है, और ये h हाइट ऊपर जाती है, तो इसको जाने में टाइम कितना लगेगा u/g। जो आपको अब याद रखनी है बातें, इंपॉर्टेंट, सारी बातें पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट भी तो मिलना चाहिए ना सेक्शन। दूसरा, अगर वो h हाइट जारी है, अगर वो h हाइट जारी है, ठीक है, तो हाइट कैसे निकालोगे आप, u²/2g। एक ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, डन है। टाइम ऑफ, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना ही आने में लगेगा, और टोटल टाइम की बात करें तो कितना हो गया जी, 2u/g, आने और जाने का। और इंपॉर्टेंट बात, टाइम ऑफ इज इक्वल टू, यहां जर्नी में u/g और यहां भी u/g। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब वो आके हिट करेगा तो v विल बी इक्वल टू u, सेम स्पीड से आके हिट करेगा। क्या आपको ये बात अब समझ में आ रही है, अब तक जो हमने पढ़ा। सवाल तो बाद में बनेंगे, सवाल की तो छोड़ो, आप पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो बड़ी समझने की आपको जरूरत है। अब यहां तक पढ़ने के बाद, यहां तक पढ़ने के बाद, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे, धीरे 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 बिल्ड करते रहो अपनी चीजें, ठीक है, जैसे जैसे मैं बिल्ड करा रहा हूं बस वैसे वैसे बिल्ड करते रहो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम पढ़ेंगे, अब आपको मजा आएगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। उसके लिए कुछ मैं आपको याद करा देता हूं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, v+u/2 इंटू टी। एक तो ये पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसका काफी यूज करेंगे, काफी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एक्सेलेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और टाइम पता हो तो हम डिस्प्लेसमेंट इजीली निकाल सकते हैं। ये हमने इक्वेशन एक बनाई थी, अगर आपको याद हो। अब मजेदार बात पे आते हैं, और पूरा, ये पूरा पेज ही लग जाएगा, पर ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। ये ग्राउंड है, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, आपके सवाल तुरंत बनने लग जाएंगे, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज और इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट के नाम पे जितने भी मैं रिजल्ट पढ़ाऊंगा या जो भी है, इसके बाद फिर हम सवाल करेंगे, पर यही मैं आपको ये पूरा टॉपिक ही समझा दूंगा, ऐसा समझो आप। और याद रखो ये कुछ नहीं है, पहले मोशन ऐसे हो रही थी, अब बस मोशन ऐसे हो रही है, समझ रहे हैं आप। अब और हम बार बार इक्वेशन यूज नहीं करेंगे इसमें, वो फॉर्मूले याद रखेंगे, टी इज इक्वल टू यू बाई जी ऐसे, और ये विद प्रैक्टिस आपके सारे याद भी हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। पर हाँ, एक बार आपका सॉल्व करना जरूरी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, आप जब इस लेक्चर को पूरा कर लो तो अगला लेक्चर शुरू मत करना, पहले आराम से इस लेक्चर, जो बच्चा 11वीं का पढ़ रहा हो या जो जिसके समझ नहीं आ रहा हो, आप नोट्स बनाए, तमीज से बनाए। देखो काम कोई भी करो तमीज से करो, हर चीज का लॉजिक वही है कि आप ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी बंद करो, आज जो आपने पढ़ा उसको अपनी रफ कॉपी निकालो, उसमें सारे रिजल्ट सारी चीजें खुद से लिख के देखो, उसके बाद अगला लेक्चर शुरू करो। अगर आप खाली लेक्चर्स पढ़े जाएंगे तो सब उड़ जाता है दिमाग से, समझ रहे हैं आप, सब उड़ जाता है दिमाग से, कुछ नहीं रहता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं और ये आपने महसूस भी करा होगा। जो बच्चा इन वीडियोस को शायद 1 साल या 2 साल ड्रॉपर वाला बच्चा अगर देख रहा हो तो उसने इस बात को फील किया होगा कि जब आप ऐसा ऐसा लगता है आपको, ठीक है हाँ ये तो आसानी है, अगर मैं आपसे 5 दिन बाद वो बात पूछूं आसानी है, तो आप उस आसान बात को भी नहीं बता पाओगे। तो हर चीज का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। बेटा रूल तो रूल है, पढ़ने का जो प्राचीन काल से चलता आया है ना, द्रोणाचार्य के टाइम से, पढ़ाई तो वैसे ही होती है, लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं, छोटा एग्जांपल, उसी से मैं आपको सारी बातें समझा दूंगा। ये मैं 40 मीटर पर सेकंड से इस बॉल को फेंक दिया और मैं मान लेता हूं ये बॉल कहीं यहां जाके रुकेगी, ठीक है। तो ये यहां जाके रुकी, रुकने के बाद ये नीचे गिरनी शुरू होगी, तो इस मोशन को मैं यहां बना देता हूं। अब इतना तो मुझे पता है 40 से ही जाएगी और 40 से ही आके हिट करेगी, मानते हो आप ये बात? नहीं मानते हो? पर ये बात भी हम अभी देख लेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। 40 से गई ऊपर, तो एक बार मैं इस मोशन की बात करता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे है, g हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर v की बात करी जाए तो u तो हो गया 0 और ये हो गया नीचे, तो ये तुम्हारा हो गया जी कितना, एक्सेलेरेशन कितना हुआ जी, प्लस माइनस जी इंटू टी, सॉरी यू भी है ना, 0 थोड़ी ना है यू, सो v विल बी इक्वल्स टू, अच्छा 40 है ना, 40 माइनस जी बोले तो अभी 10 ले लेता हूँ, -10 इंटू टी। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे हर 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड बाद, तो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 10 30, फिर इसके 1 सेकंड बाद पूछूं तो 20 हो जाएगी, यानी कि 10-10 करके हर सेकंड में घट रही है स्पीड। तो मुझे यहां से ये बात पता चल रही है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो 1 सेकंड बाद बॉडी यहां पहुंची, फिर ये दूसरी बात, यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा, टी इज इक्वल टू यू बाई जी, आपको रिजल्ट पता ही है, तो यानी कि 40/10 सीधा डिवाइड कर दो, तो कितना सेकंड लगे, 4 सेकंड। मान रहे हैं आप? नहीं मान रहे? कुछ नहीं कर रहा हूं, जो पता है वही लिख रहा हूं। अब 4 सेकंड बाद, यानी कि t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 पे यहां होगा और t इज इक्वल टू 4 पे यहां पहुंचना चाहिए, 0, मोशन खत्म हो जानी चाहिए। यही तो 4 सेकंड होगी। अगर ये 4 सेकंड में भाई 40 से फेंका तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो 4 सेकंड में यहां पहुंच जाना चाहिए, सीधी सी बात है। यानी कि 0 1 2 3 4। अब मुझे एक बात पता है कि हर सेकंड में 10 स्पीड घटेगी 10 के हिसाब से, यानी कि यहां ये 30 से चल रहा होगा, यहां ये 20 से चल रहा होगा, यहां ये 10 से चल रहा होगा, और यहां कितने पे हो जाएगा, 10 में 10 घटाओगे तो 0। तो एकदम ग्राफ देख रहे हो, सिस्टमैटिक बन रहा है, हर सेकंड का ग्राफ बना दिया आपने। फिर चौथे सेकंड से गिरना शुरू होगा, 4 के बाद ये t इज इक्वल टू 5। फिर भाई ये मत समझ लेना कई बच्चे यहाँ t इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, ये तो सेम ही मूवमेंट है भाई, यहां गया गिर के नीचे आना शुरू हुआ, तो ये मैंने बस अलग बना रखा है, ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड ही है, अब ये नीचे गिरना शुरू होगा। तो ये मोशन, एक ही मोशन को तोड़ के मैंने 2 अलग अलग मोशन, क्योंकि आसान पड़ती हैं चीजें, इसलिए सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो अब आप इस वाली जर्नी के बारे में बात करते हैं। अब इस वाली जर्नी को मैं अलग, मेरे हिसाब, अरे सोचना तो मेरे हिसाब से है ना, तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूं।
मैं अब नीचे को मान लो मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, इस वाली जर्नी के लिए सॉल्व कर रहा हूं चीजें। सो v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस एटी। सो v विल बी इक्वल टू u, तो क्या हो गया 0, यहां 0 है ना ये, तो u 0 हो गया, प्लस 10 इंटू टी, यानी कि 10 इंटू टी यानी कि हर सेकंड में 10 के हिसाब से बढ़ेगी। अब भाई यहां से जब ये गिरा तो ये 4 से 5 जो है तो एक ही सेकंड भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे पता है टोटल जर्नी का टाइम कितना लगने वाला है, टी विल बी इक्वल्स टू 2u बाई जी, यानी कि 8 सेकंड। लेकिन मैं इसको कैसे देख रहा हूं, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं 4 सेकंड में जाना 4 सेकंड का आना, ठीक है। तो ये जो 4 5 6 7 8, टी इज इक्वल्स टू 6, टी इज इक्वल्स टू 7, टी इज इक्वल्स टू 8, असल में तो ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं इसको कैसे देख रहा हूं, 1 2 0 से शुरू कर रहा हूं, सॉरी 0 1 2 3 4, मैं इसको अलग 4 सेकंड से देख रहा हूं, देख सकता हूं ना, मेरी मर्जी भाई, यहां से देख लो ना इसको, 0 1 2 3 4, 4 और 4 8, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो हर सेकंड बाद ये कितना 10 10 बढ़ करके बढ़ेगा, 10 20 30 40 आ गया, और ये बात मुझे पहले से ही पता थी, 40 से ही जाएगा, 40 से ही आके हिट करेगा। तो v इज इक्वल टू 10 इंटू टी हो गया, नहीं हो गया। तो जो ये 8 सेकंड की जर्नी थी, 1 2 3 4 5 6 7, उसको मैंने असेंडिंग को अलग तोड़ लिया, डिसेंडिंग को अलग तोड़ लिया। अब जो अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको पता चलेंगे और आपको जो मजा आने वाला है, आप कहेंगे सर मजा ही आ गया। तो ये अगर आपके समझ में आ गया, ये जो मैंने बिल्कुल खोल खोल के समझाया है, ठीक है, कोई टेंशन। अब यहां मैंने क्या मान रखा था, यहां मैंने नीचे को, इस जर्नी के लिए मैंने क्या माना था, नीचे को मैंने नेगेटिव माना था, इसलिए मैंने -10 लिया, या मेरा मन भाई, मैटर ऑफ चॉइस, समझ रहे हैं आप, मेरे पे निर्भर करता है ना मैं किसको, तो इस जर्नी के लिए मैंने नीचे को पॉजिटिव में ले लिया, मेरा मन। अब कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है तो भाई। अब आप ध्यान से अगर देखो कुछ कुछ चीजें आप देखो, यहां किस फैक्टर से स्पीड इंक्रीज हो रही है, 10 के फैक्टर से। यहां किसके फैक्टर से डिक्रीज होगी, 10 के फैक्टर से। अदरवाइज अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो 9.8 के फैक्टर से। तो पहली बात हम लिख देते हैं जो हमने बनाई है यहां, कि वेलोसिटी रिड्यूस, वेलोसिटी रिड्यूस विद a factor of 10 meter per second in ascending motion। समझ रहे हैं आप। दूसरा, यहां पे डिसेंडिंग मोशन में, डिसेंडिंग मोशन में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस विद अ फैक्टर ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 के फैक्टर से इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब इंटरेस्टिंग बात पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। इस वाली चीज को उठा, इसको थोड़ा रेड पेन ले लेते हैं, चलो इस वाले फैक्टर को उठाते हैं, इस वाली इक्वेशन को। अब आप यहां आ जाओ, अगर मैं 40 से 30, ये कितना चला इस एक सेकंड में, तो कितना चलेगा ये, u प्लस v, यानी कि 40 जमा 30 कितना होगा, 70/2 कितना हुआ, 35। तो u प्लस वी यानी कि 40 प्लस 30 70/2 35 इंटू टाइम 0 to 1 इंटू 1, यानी कि यहां कितना चला ये, 35 मीटर। आगे देखो, अगर आप बात करें 30 से 20, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50, 50/2 25 इंटू 1, ये भी तो एक ही सेकंड है, एक से दो एक ही सेकंड तो बना, तो 25 मीटर। यहां देखो, यहां आएगा 15 मीटर, और यहां अगर आप देखेंगे आप 10 प्लस 0/2 यानी कि 5 मीटर। फिर आप यहां आ जाओ, 0 से 10 सेम ही तो चीज चल रही है, तो यहां कितना 5 मीटर, यहां कितना अगेन 15 मीटर, यहां कितना 20 प्लस 30/2 यानी कि 25 मीटर, और अगेन यहां कितना चलेगा 30 प्लस 40 कितना हो गया 70/2 यानी कि 35 मीटर। आप ध्यान से देखो, जो अब मैं बात बोलूंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ असेंडिंग मोशन, क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन होगा, नहीं होगा,
ये देख रहे हो, यहां से लास्ट सेकंड और इसका पहला सेकंड डिसेंडिंग मोशन का। भाई टोटल 8 सेकंड थे, तो 4 सेकंड में जाना 4 सेकंड में आना, तो जो डिसेंडिंग का ये वाला जो है, यानी कि वो 4th सेकंड में जितना चला, ये 5th सेकंड में उतना ही चलेगा, नहीं चलेगा? इसको कई बार ऐसा भी बोल देगा आपको कि 4th सेकंड में जितना चला 5th सेकंड में भी उतना ही चला, तो इसका मतलब 4 सेकंड में ऊपर पहुंचा होगा। ये भी एक कहने का तरीका हो सकता है। आप समझो, अब वो सवालों को ऐसे ही घुमा घुमा के देगा आपको। तो लास्ट सेकंड में, जर्नी के लास्ट सेकंड में जितना पहुंच चला वो, उतना ही जर्नी के जब वो नीचे गिरेगा डिसेंडिंग मोशन के पहले सेकंड में उतना ही चलेगा, नहीं चलेगा? आप देख लो ना, प्रूव कर देना है बात। चाहे कितने से फेंको आप, यहाँ 80 से फेंको, 90 से फेंको, भाई वो लास्ट सेकंड में तो 10 ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? 10-10 के फैक्टर से ही तो घटेगा। मुझे इतना पता है लास्ट सेकंड में वो 5 मीटर ही चलेगा हमेशा, क्योंकि यहां जब गिर रहा होगा 1 सेकंड, तो कितना गिर रहा होगा? 5 मीटर। समझ रहे हैं आप? कितना गिरेगा? 5 मीटर। तो यहां भी कितना चलेगा? 5 मीटर। तो आपको फिर दूसरी बात समझो, दूसरी बात आ जाओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर मैं इस जर्नी के यहां ये लास्ट 2 सेकंड में, लास्ट 2 सेकंड की बात करूं, ठीक है, लास्ट 2 सेकंड, तो कितना चला? 15 जमा 5 20। और डिसेंडिंग जर्नी के पहले 2 सेकंड में कितना चला? 5 + 2। यानी कि जितना टाइम वो यहां और जितना चलेगा असेंडिंग जर्नी में, सेम पैरेलल अगर आप देखोगे तो उतना ही डिसेंडिंग में भी वो चलेगा। तो ये सिमेट्री आपको नजर आ रही होगी। मान लो मैं आपसे कहूं कि t = 1, यहां से यहां तक जितना चला, तो यहां से यहां तक भी उतना ही चलेगा। देख रहे हैं आप? यानी कि मैं इस बात को मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से लिखा सकता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को मेंशन करूं आपको, तो ये पॉइंट ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आप कहोगे हाँ सर लिख लो, पेन कहाँ है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, पहला तो ये आ गया, ऑफ असेंडिंग मोशन विल बी इक्वल्स टू, ये सवालों में बड़े काम की चीज होती है। अभी देखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट, लास्ट में, और जो पहले में, फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग मोशन। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी? अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि पॉइंट्स बना के लिख रहे हैं, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ये अब समझ में आएगा। यहां इस t सेकंड में वो जितना चलेगा, इस t सेकंड में भी उतना ही चलेगा। अगर यहां वो s चल रहा है तो यहां भी s ही चलेगा। ठीक है, s क्या हो गया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका सवालों में सबसे ज्यादा मैं इस्तेमाल करूंगा, और सवाल आपका चुटकियों में छोटा बन जाएगा। ये बात आप मेरी याद रखना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं, उसी में ही यहां की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 to 4 सेकंड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 to 6। क्या लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं? 2 से 4 जितना चला, ये यहां से यहां तक, तो इसको स्टेटमेंट में अगर यहीं लिख दिया जाए, यहीं साइड में लिख लो इसको, तो चलो वहीं पेज के अपने जो आप नोट्स बना रहे हैं साइड में ही लिख लो। तो यहां लिख लो आप, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 to 4 second will be equals to distance traveled in 4 to 6। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये है तो 8 सेकंड, लेकिन 8 सेकंड को मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने 4 सेकंड और 4 सेकंड, यानी कि एक ही मोशन की 2 मोशन बना ली। 4 सेकंड में ऊपर जाना, 4 सेकंड में नीचे गिरना। तो मैंने ये जो फिजिक्स लगाई है ना, 0u + a t की वैल्यू 1 ले ली मैंने, तो तभी तो 10 आएगा। फिर 2 ले लूंगा, अगर t = 2 ले लूंगा तो 20 आ जाएगा। तो t = 6 नहीं लिया मैंने, यहाँ t = 2 लिया। मजेदार बात देख रहे हो आप? तो मैंने हल्का, क्योंकि मैं तो कॉम्पिटिटिव का बच्चा हूं, कॉम्पिटिशन का बच्चा हूं, स्कूल का बच्चा थोड़ी ना हूं भाई। मुझे तो चीजों को अलग एंगल से देखना और सोचना पड़ेगा ना। जितना मैं अलग एंगल से सोचूंगा उतना मेरे लिए बेहतर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो इसी के ऊपर, इस पूरी थ्योरी के ऊपर जो मैंने अभी आपको समझाया, नहीं कि जाने में जितना टाइम लगेगा आने में उतना लगेगा, यहां से यहां तक जितना टाइम लगा, वहां से यहां तक, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस चला, आप अगर ये सेक्शन पकड़ेंगे, जितना टाइम यहां लगा उतना ही टाइम यहां लगेगा, जितनी डिस्टेंस यहां चलेगा उतनी डिस्टेंस यहां चलेगा। ये असल में इसकी मेन बात थी। ठीक है, अब मेन बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं सवालों की तरफ। अब आपको मजा आएगा सवाल अटेम्प्ट करने में। तो पहला सवाल बच्चे अब हम लिखते हैं और आप मजा लो बस। अब आप कहोगे कि सर स्वाद आ गया पढ़ने में। देखो, जीवन में स्वाद जरूरी है। अगर जीवन में स्वाद नहीं है तो जीवन है बेकार। समझ रहे हैं? तो भैया क्या है ना, हमारे गांव में गन्ना होता है, जहां से मैं आता हूं बहुत ज्यादा। तो रस की खीर, जिन्होंने सुनी हो, गन्ने के रस की खीर बनती है। तो गन्ने के रस की खीर को बना के रख दिया जाता है रात को, सुबह खाई जाती है वो। ठीक है, तो उसको अच्छे से पकाते हैं। मिट्टी वाली जो एक वो होती है, हांडी होती है, हांडी बोलते हैं हम तो उसे गांव वगैरह में। तो उसके अंदर वो पकाई जाती है अच्छे से, धीमी आंच पे, बढ़िया एकदम। और सुबह उसका स्वाद ऐसे नहीं है खाने में उस खीर का, खीर ही है वो असल में, दूध वाली खीर नहीं है पर रस वाली है। उसका मजा पता कब है? जब आप उसमें दही डाल के खाएं, वो हल्का हल्का जो उसके अंदर वो खटास आती है ना दही वाली, जो मजा देती है भाई साहब। तो इसीलिए है ना, जीवन में स्वाद बड़ा जरूरी है। अब आप कहोगे सर इस बात का क्या लॉजिक, ये बात यहाँ क्या बतानी थी? बस ऐसे ही बता दी। हर बात का लॉजिक थोड़ी ना होता है, बस मेरा मन किया, मैंने आपको बताना था, बता दी। देखो, कई बातों का कोई तुक नहीं बनता, समझ रहे हैं आप? तो बस मेरा दिल किया ये बात बताने का, तो मैंने आपको बता दी। अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं। तो लाइफ में खुश रहो भाई। जीवन तो एक दर्द है, जीना तो आपको सीखना पड़ेगा। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब सवाल की तरफ आ जाते हैं, ज्यादा मजे भी खराब होते हैं भाई। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड is as shown is as shown. Select incorrect statement. Select incorrect statement. ठीक है जी। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आपको सेलेक्ट करना है उसके, अरे पूरा सवाल तो लिखा ही नहीं भाई, क्या क्या करने लग रहा हूं मैं, भटक गया हूं मैं अपनी राहों से। ए बी सी। आप जितने लेक्चर देखते हैं ना, मैं खुद भी ऐसा स्टूडियस टाइप बच्चा नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताऊं अगर कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब मैं पढ़ने वाला रहा हूँ, लेकिन मैं शरारती बहुत था स्कूल में। 12th तक तो बहुत ज़्यादा शरारती, पर मैं पिटने से हमेशा बच जाता था क्योंकि मेरे मार्क्स आ जाते थे। बाकी अगर शरारत के मामले में अपना सब हर जगह नाम आता था, कोई भी स्कूल में कोई कांड हो कुछ भी हो, अपना नाम ज़रूर आता था। तो नहीं, मैं ये आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी ऐसे शरारत करनी है। आपको भैया बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। पर ये है, मैं जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, तो आप मेरी कहानी भी जानेंगे। मैं आपको बहुत सारे किस्से सुनाऊंगा सवाल लिखता लिखता। तो आप सवाल लिखने में बोर नहीं होंगे और मैं आपको कहानी भी बता पाऊंगा ए टू बी। जैसे एक कहानी ऐसी है कि हम जब आईआईटी पहुंचे, तो आईआईटी में क्या होता है ना, सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में, वहां जाते हो तो जैसे बंदा अंदर जाता है तो अब तो फैन भी आने लगे, फैन ऑन हो जाता है, लाइट ऑन हो जाती है। तो जब हम आईआईटी गए तो हमें पता नहीं था कि यहाँ सेंसर वगैरह नाम की भी चीज़ होती है। तो खैर हमें तो आइडिया था, अपन दिल्ली में रहे हुए हैं। तो लेकिन जो हमारे दोस्त थे जो ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, तो उनको अंदाजा नहीं था। तो हमारा दोस्त था एक, तो उसको अंदाजा नहीं था, विनीत करके दोस्त था हमारा। तो उसको अंदाजा नहीं था कि ऐसा होता है। तो रात को टॉयलेट करने गया। अब जैसे ही वो बाथरूम में अंदर घुसा आईआईटी में, एकदम से लाइट ऑन होगी और एग्जॉस्ट फैन भी ऑन हो गया। जैसे ही वो हुआ तो बिना टॉयलेट करे वापस भग आया। और अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट पे मिले तो
कहीं बाहर गया होगा फिर करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट पे मुझे कह रहा ढाका। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। तो मुझसे कह रहा भाई कुछ गड़बड़ है इधर। मैं गड़बड़ है मतलब क्या है तेरा? कह रहा मैं रात को टॉयलेट करने गया और टॉयलेट में जैसे ही मैं एंटर किया एकदम से लाइट जल गई। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि दिन में वो लाइट बंद इसलिए नहीं होती थी कि कोई ना कोई हॉस्टल में तो जाता ही रहता है। तो फिर उसको हमने, पहले तो हमारी बहुत हंसी छुटी। कह रहा यार रात में सो भी नहीं पाया यार। मैं कहा भाई वो सेंसर लगे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी होती हैं तो बड़ा मजा आता है कि अरे यार अपन कितने गरीब लोग हैं, कहाँ से आए हैं हम, गांव से। तो पता चलता है गांव के लोगों की ये भी पहचान होती है कि वो बेचारे बड़े शरीफ से होते हैं, हर चीज को भूत से जोड़ देते हैं। खैर अब सवालों पे आ जाते हैं। सवाल ये है कि द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का जो टाइम है और जो सी से डी का टाइम है, क्या वो बराबर होगा? टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी, ए टू बी, ए टू बी और सी टू डी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऊपर देखो क्या है, इनकरेक्ट चूज करना है आपसे। तो ये सही बात है एकदम। आगे पढ़ो। टाइम टेकन ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी, ये जो टाइम है इसको T1 लिख लो, ठीक है। और टाइम टेकन कहां से? बी से डी, बी से डी, ये मान लो अगर T2, तो वो सेम कह रहा है। तो अब यहां बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि सर ये समझ नहीं आ रहा T1 T2 ये कैसे बराबर होगा। अरे भाई इसको ऐसे सोच, मजेदार बात मैं बताता हूं। मान ले यहां से और यहां तक का जो टाइम है, ठीक है, इसको स्प्लिट कर लेना तू। तो मुझे एक बात बता, इसको ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग में तोड़ लेते हैं। जैसे ए से बी का जो टाइम है और सी से डी का जो टाइम है वो तो सेम रहेगा, तो इसको पी मान ले, इसको भी पी मान लूँ मैं। टाइम को पी मान लिया, कुछ भी हो सकता है। अब तू मुझे एक बात बता, यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा और यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा वो टाइम को एस मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का गिरने का टाइम सेम रहेगा। आप कहोगे हाँ, तो T1 क्या लिख सकता हूँ मैं? T1 लिखो, यहाँ से ए से सी, ए से बी गया तो पी टाइम लगा, बी से ऊपर तक गया तो एस टाइम लगा, यहाँ से नीचे आया सी तक तो एस टाइम लगा, तो कितना हो गया? पी प्लस 2s, ये टाइम हो गया। T2 लिख ले। T2 कहाँ है? बी से डी तक, बी से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? एस, फिर यहाँ से नीचे आने में सी तक एस, फिर सी से डी तक आने में कितना लगा? पी, तो कितना है? पी प्लस 2s, बराबर तो है T1 इक्वल्स टू T2। समझा नहीं समझा? अरे हाँ है ना। तो ये भी बात सही है। अब आ जाते हैं वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट, सर आपने तो बताया था कि वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट सी। फिर से बना लेते हैं इस डायग्राम को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया। सर आपने तो कुछ ऐसा बताया था कि ये तो सेम होगी सर, जितनी यहाँ स्पीड उतनी ही यहाँ स्पीड, जितनी यहाँ स्पीड उतनी यहाँ स्पीड। अरे तो भाई स्पीड बोला था ना। अरे ब्लैक क्यों है भाई? अरे तो भाई स्पीड एट बी इज इक्वल्स टू स्पीड एट सी, ये बोला था ना, वेलोसिटी थोड़ी ना बोली थी। वेलोसिटी में क्या है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है, इसकी डायरेक्शन यहाँ है। अगर ये यहाँ 10 मीटर पर सेकंड ऐसे है तो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड ऐसे है, तो डायरेक्शन तो भाई एक ऊपर एक नीचे है, तो बराबर कैसे होगा? तो ये गलत हो गया। तो ये ऑप्शन आपको मार्क करना है। आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब सबसे पहले बेसिक सवाल पे आ जाते हैं। बेसिक सवाल कैसे हैं, कैसे कैसे बेसिक सवाल होते हैं? बेसिक सवाल ऐसे होते हैं कि ये आपने ऊपर फेंका 40 के इस बार 80 ले लेते हैं, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये कितनी हाइट अचीव करेगा, एच बताना है, और इसको ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, ये दो चीज़ बतानी है। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला भी सवाल है ताकि आपको फॉर्मूला लगाना आए। तो टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में, u बाई जी। अब आपको इक्वेशन नहीं लगानी, सीधा रिजल्ट याद करने हैं। वो हमने सारी मेहनत कर ली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप मेहनत कर लो, उसके बाद सवाल आसान हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 80/10। आप इतना भी नहीं करोगे पेपर में, सीधा 8 सेकेंड। आपको पता है 80 से फेंका, 10 से डिवाइड करो, 8 सेकेंड लगेंगे, खत्म सवाल। एच क्या होता है? एच होता है u² बाई 2g। u कितना हो गया तुम्हारा?
80 इंटू 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 काटो 4 8 चौक 32 320 मीटर। ये सबसे पहला और बेसिक सवाल था। इसके बाद अगला बेसिक सवाल, एक बॉडी है, यू स्पीड से फेंकी, वो पहुंची कितना जी, मान लेते हैं 180 मीटर। कितने मीटर पहुंची वो ऊपर, ठीक है। तो टाइम बताना है इसको, ऊपर पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम क्या होता है, √2h/g होता है, नहीं होता है। सो टाइम 2 इंटू 180/10 यानी कि टी विल बी हो गया 236 यानी कि 6 सेकेंड। अगर आपको एक बार 6 सेकेंड पता चल गया, ठीक है, ये पता चल गया, अब आपको यू निकालना है। सो टाइम क्या होता है, u/g। वो यू भी पूछेगा कि यू बताओ कितनी स्पीड से फेंका और कितना टाइम लगा। सो यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, gt यानी कि g 10 इंटू 6 यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिवाइड करके ही तो 6 सेकंड आया होगा ना, तो गुना कर दो 10 की। अरे हाँ है ना। अब जो जो बातें मैं बोल रहा हूं आपको, वो आपको सीखनी है। मैं बोला आपको टाइम आ गया 6 सेकंड, तो जब आप यहां टाइम निकाल रहे थे 10 से डिवाइड कर रहे थे, इनिशियल स्पीड आ गई थी, तो अब 10 की गुना कर दो टाइम में, तो वो इनिशियल स्पीड पता चल जाएगी। अरे लॉजिक है, बात में नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला लिख लो भाई, तुम्हें दिल कर रहा है तो फॉर्मूला लिखने का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक सवाल हुए। अब थोड़ा थोड़ा लेवल तो बढ़ाएंगे ही हम, सीधी सी बात है, क्योंकि अच्छे सवालों तक पहुंचना है। तो अब मैं थोड़ा सा 2 सवाल लिखता हूं, 2 सवाल क्या, एक एक सवाल की बात करते हैं। देखो जी, अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है, ए बॉडी इज थ्रोन। लेक्चर थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यही सवाल करा के फिर कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा भी कोई ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं लेक्चर्स एक एक घंटे के ही बनाऊँ, मतलब वर्टिकली with 100 meter per second it travel। ये सवाल आपको देखने में इतना बड़ा लगेगा और पता नहीं, और आंसर इसका सिर्फ एक लाइन का है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। यही तो बात है, अभी आप समझेंगे कि आपने अगर पूरा लेक्चर ध्यान से समझा होगा तो अरे ये तो बहुत आसान है। इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी while going up, if it's it is if it is thrown, सेम बॉडी मतलब फिर से थ्रो किया आपने, थ्रोन विथ 500 मीटर पर सेकेंड, 100 की जगह 500 से फेंक दी, तो ये कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल इन लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी while गोइंग अप। आपके तुरंत दिमाग में आ गया होगा आंसर भी, अभी आप तुरंत टिक करना। क्यों आ गया, नहीं आ गया? आप कह रहे होगे अरे सर क्या आप भी पागल बना रहे हैं, आप ही ने तो बताया था कि एक बॉडी है, उसको ऐसे फेंक दिया, ऐसे गई, तो लास्ट सेकंड में उतना ही चलेगी जितना पहले सेकंड में ये। तो पहले सेकंड में जब ये गिरेगी तो 5 मीटर गिरेगी, तो इधर भी 5 मीटर, तो ये बात तो फिक्स ही रहेगी। चाहे आप 100 से फेंक लो, 200 से फेंक लो, 400 से फेंक लो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए आंसर क्या आएगा, 5 मीटर। क्यों हिला डाला ना, ऐसा ही है भाई। अरे यहीं बंद कर, यहीं रोकते हैं यार, चलो। तो अपन फिर यहाँ से बाद में कल अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आप तो कंटिन्यूशन में देखते रहना, जो जिसका दिमाग भर गया हो वो कोई बात नहीं, क्योंकि घंटे भर से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि लेक्चर कभी भी समझ में आता है क्लास में बैठ के। बाकी कोई कोचिंग 2 घंटे का लेक्चर बनाती है, कोई 1.5 घंटे का, उसमें से आधा घंटा तो मास्टर मस्ती मजाक ही करता है और 1 घंटा पढ़ाता है। क्योंकि वो इसलिए नहीं पढ़ाता बेचारा, क्योंकि भाई
दिमाग की भी एक कैपेसिटी है, थोड़ी ना बच्चे ही तो हैं भाई, 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं बच्चे को, तो भाई एक फिजिक्स फिजिक्स तोड़ना, और फिजिक्स से तो वैसे भी नीट का बच्चा बहुत ज्यादा डरता है। तो इसीलिए तो मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ पूरे एकदम खुल के पढ़ा रहा हूँ मैं, कि कोई बात बच ना जाए, कोई बात रह ना जाए। आराम से आओ, आराम से पढ़ो, आराम से सीखो, बस सीख लो। कभी पता चले कि लेक्चर पूरे देख लिया और आया कुछ ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम कल शुरू करेंगे, सवाल सवाल से ही शुरू करेंगे, अभी 4-5 सवाल यहाँ के बचते हैं, फिर हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे हाइट से, फिर किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। तो ऐसे सवाल हम 3-4 सेक्शन इसमें करेंगे, फिर हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा 40-50 की, वो आप करना। तो उसमें टफ सवाल भी होंगे, आसान सवाल भी होंगे, अब तक जितने भी पुराना हमने पढ़ा है सारा, वहां तक के सारे सवाल होंगे उसमें, और आपको मजा आएगा उसमें। ठीक, उसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर होंगे, एसआरजी के, एसआरजी टाइप जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे पेपरों में जो सवाल आते हैं नीट के लेवल पे, ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल पे फलाना, ऐसा क्रेजी नहीं बनना है भाई, समझ रहे हो? ऐसे भौकाली नहीं बनानी कि बहुत बड़ा सवाल है, देखो सर मैं ये टफ सवाल, भाई टफ सवाल नहीं करना है, वो सवाल करना है जिसकी चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी हो आने की, समझ रहे हैं आप? तो अपन वैसे वाले सवाल बनाएंगे ताकि आपका टॉपिक में क्लैरिटी आए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आए। अपना मेन टारगेट है, और मैं, हाँ, मैं जितने सवाल वो बनाऊंगा उसी से बनाऊंगा, नॉलेज से, जो मैं आपको ये लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय।